हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे यार अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स आप लोगों को यहाँ पे करवाई जा रही है। अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 फिजिक्स का 7th चैप्टर है। पूरी क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है, मतलब फर्स्ट टू 14 चैप्टर के वन शॉट जो हैं वो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। 1 to 6 चैप्टर के प्रीवियस ईयर भी अपलोडेड हैं, MCQ भी अपलोडेड हैं, नोट्स अपलोडेड हैं यार, फॉर्मूला शीट अपलोडेड है। कोई भी चीज़ चाहिए तो सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर और पीछे नाम लिख देना सुनील सर या सुनील जंगड़ा सर, ठीक है, मिल जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो यार, तो टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। जितना भी मेरा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है आप लोगों के लिए। सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का 2023 के अंदर। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम टी। यहाँ पे जो फिगर है वो शो कर रही है वेरिएशन ऑफ करंट, करंट बदल रहा है टाइम के साथ, इन 4 डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस के साथ, P, Q, R एंड S में। द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इज। भाई किस डिवाइस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। देखो यार, साफ पता लग रहा है कि ये और ये तो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। इतना तो हमें पता लग रहा है कि ये और ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। तो क्या P और S में से कोई एक है? जी हाँ, कोई एक तो होगा ही। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार S वाला जो है ये आप लोगों का अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिव फॉर्म करंट कैसा होगा? साइन फॉर्म में या कोसाइन फॉर्म में हो सकता है। तो ये दोनों वैसे ही हैं, लेकिन 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 यहाँ पे देखो यार, ये करंट जो ओरिजिन से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो किसी एक लेवल पे जाके बदल रहा है, ठीक है। कई टीचर्स आप लोगों को क्या बोलेंगे, यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसको नहीं बोलेंगे। भाई ये नहीं है, यहाँ पे रीज़न क्या है भाई, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो ये वाला करंट जो है ये अल्टरनेटिंग करंट है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? ये आप लोगों का ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके स्टार्ट हो रहा, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अरे भाई कहीं तो कहीं स्टार्ट होना चाहिए ना। अगर कोसाइन भी होता तो यहाँ से शुरू हो जाता, कोसाइन भी होता तो यहाँ से शुरू हो जाता ना। एक फिक्स लेवल से बदलती रहती। यहाँ कौन सी चीज़ें ये बदलती रहती हैं? अल्टरनेटिंग करंट अगर है तो ये एक वैल्यू होगी, एक फिक्स एक्सिस होगा जिसमें ये ऐसे बदलता रहता है कि इतनी मैक्सिमम इधर, इतना मैक्सिमम नेगेटिव में। तो कौन सा है आप लोगों के पास? एस डिवाइस जो है वो है आप लोगों के पास आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है? येस और नो? फटाफट से एक बार बताओ यार, 1 मिनट। हाँ जी, तो आंसर होगा इसका कौन सा? डी होने वाला है। पी वाला नहीं है, पी वाला ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। या फिर उसमें बोलो कि टाइम नहीं दिखाया गया, टाइम है ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फिगर शोज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। यहाँ पे एक फिगर शो किया गया है जिसका ग्राफिकल वेरिएशन शो हो रहा है किस किस के बीच में? फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस के बीच में। कौन सी रिएक्टेंस? कैपेसिटर की रिएक्टेंस, मतलब XC की बात कर रहा है। ओके, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फाइंड द कैपेसिटेंस। अरे भाई आप अगर XC का फॉर्मूला लिखो तो आप लिखोगे 1/C ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिख दूँ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यही होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों को C निकालना, तो C निकाल देते हैं। 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे XC आ जाएगा। अब यार क्या करो, अब कोई एक पॉइंट पकड़ लो, कोई एक पॉइंट पकड़ लो। मान लो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी लेता हूँ 300 मैंने फ्रीक्वेंसी ली, तो उस टाइम पे ये कितना है भाई साहब? 2 है। अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेना 50 हर्ट्ज़ ले लेना, तो 50 हर्ट्ज़ है तो उस टाइम पे ये 12 ओम है। तो कोई भी कंडीशन आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको लिखा C अगर निकालना है तो ये बनेगा 1/2, पाई की वैल्यू इज़ 22/7 ऊपर चला गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको ले? 50 वाला ले लें, 50 वाला यहाँ पे बनेगा, है ना। तो 50 पे ये 12 बन रहा है, तो 50 हमने कंसीडर किया, हाँ फ्रीक्वेंसी, और उस टाइम पे XC कितना है? 12। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा यार 7, नीचे बनेगा 44, ये बनेगा आप लोगों के पास कितना? ये बन जाएगा 600 बनेगा ना। 12 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं,
ठीक है, 1 मिनट रुको, कैलसी से कर लेते हैं इसको। 44 इंटू में कर लो 600, तो ये 26,400 बन गया। ऊपर 7 है, इसको डिवाइड कर दो, 7 डिवाइडेड बाय 26400, तो ये बन रहा है आप लोगों के पास, देखो यार, ठीक है, दिखा। चलो जी, तो आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 0.000265, ये बन रहा है। अब आप इसको अगर माइक्रो में लिखना चाहते हो तो भाई माइक्रो में लिख लो। कैसे? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 265 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 लिख दो। 10 की पावर 6 को ऊपर लाना चाहते हो, 10 की पावर 6 को ऊपर लाना चाहते हो तो उसको माइक्रो बना सकते हो। तो आंसर आप लोगों के पास आ चुका है भाई साहब। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया तुम्हारे लिए और पूरा कैलकुलेशन भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है, एन आइडियल इंडक्टर हैज़ द सेम रिएक्टेंस 100 हर्ट्ज as the capacitor has at the same frequency. Find the value of the inductance of the inductor. Find the value of the inductance, मतलब L की बात कर रहा है वो, आपको L निकालना है। चलो यार निकाल देते हैं L। कैसे निकालेंगे? XL निकालना है तो XL क्या होगा? L ओमेगा होगा। नहीं, XL इज इक्वल टू L ओमेगा होता, L हमें निकालना है, तो ये बनेगा XL बाय में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कब बोला है? 100 पे बोल रहे हैं, ये 100 पे। तो 100 देखो, 100 पे जो रिएक्टेंस कैपेसिटर की है वही रिएक्टेंस इंडक्टर की है, इसने खुद बोल दिया। ठीक है, तो XL के लिए 6 आया क्योंकि 100 पे बोला उसने, तो 2 पाई, पाई इज 22/7, 7 चला गया ऊपर, फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं डिवाइड यार, मल्टीप्लाई। ये बनेगा 42, ये बनेगा 44, ये बनेगा इंटू में 100, तो ये बनेगा 42 को डिवाइड करोगे यार 44 से, तो ये डिवाइडेड करोगे आप 100 से, तो ये बना आप लोगों के पास कितना, 9, नहीं 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हमने करी है। पहले तो एक काम करो ना, आप 42 और इसको डिवाइड करो, 42/44 को डिवाइड करते हैं, तो ये आया 0.95। ठीक है, नीचे आप लोगों के पास कौन है? 100 है, क्योंकि 100 से हमने अभी छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यार ध्यान से सुनना। अब अगर हम इसको 9 पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 9 पॉइंट की फॉर्म में, मतलब ये तो 0.0 है ना, 0.0995 अपॉन में 100 ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको ऊपर लिखूँ 10-2 लिख दूँ तो ये क्या आएगा? देखो, ये इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 0.95 इंटू 10-2 ऐसे लिख दो, ऊपर ले गया ना मैं इसको। 1/10 मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और 1/10 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ आ रही है चीज़ें? मैंने क्या किया है, 1/10 से मल्टीप्लाई किया, 1/10 से डिवाइड किया, तो देखो यार, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 0.95 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 10, जो नीचे वाला 10 है इसने इसको मिली बना लिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये 9.5 मिली हेनरी बन जाएगा। यस और नो? तो ये हो गया भाई, वो आंसर है, वो बुकिश आंसर है, तो 0.6 में आ रहा है। क्लियर? चीज़ें क्लियर है? यस और नो? देखो यार ध्यान से देखना है, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी तो यार इसके पास ये 0.950 है। समझ नहीं आ रही चीज़ें अभी भी? 0.950 है, तो 0.950 साथ में है 10, इसका अगर मैं 0 लगाऊँ, देखो 0.950 इंटू 10 अपॉन में इसका 100 लगा दूँ 0.95 का, ये इससे कट, ये इससे कट, तो इसको कैसे करेगा? 9.5 की फॉर्म में ही छोड़ेगा। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया आंसर। थर्ड बोल रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी। भाई XL रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है L ओमेगा, मतलब XL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फिर ग्राफ बना देना। कैसा ग्राफ बनेगा? अगर यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी रखूँ, यहाँ पे XL रखूँ, तो ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस। क्लियर है बेटा? चलो, ये तो वैसे भी तुम्हें पहले भी समझा दिया था मैंने जब 1 शॉट करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड या जो भी है यार, देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ V, वोल्टेज दे रखी है, साथ में करंट भी दे रखा है।
तो वोल्टेज है यार V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आप लोगों के पास करंट है वो दे रखा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा प्लस पाई बाई टू, ठीक है, प्लस पाई बाई टू। अब ये बोला है आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। इन्होंने बोला क्या था कि एक डिवाइस एक्स हमने लिया है जिसके अक्रॉस हमने एक एसी सोर्स लगाया, तो उसके साथ करंट की और वोल्टेज की दोनों इक्वेशन तुम्हें बता दिया। बोल रहे कि ये डिवाइस कौन सा, अरे भाई यहाँ पे करंट लीड कर रहा है पाई बाई टू से, तो कौन सा डिवाइस होगा, एक्स। एक्स इज ए कैपेसिटर, एक्स कौन होगा, कैपेसिटर होगा, सिंपल है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इसके लिए क्या लिखो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू इज कितनी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट बी क्या पार्ट बोल रहे हैं, ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर 1 साइकिल ऑफ एसी फॉर एक्स। अरे भाई आपको बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। क्या शो करनी है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। अब ध्यान से देखो, ये बोल रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का वेरिएशन बना दो। मान लो ये वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम जा रहा है, तो बना दिया आपने वोल्टेज। ये कौन है भाई, वोल्टेज है, ठीक है। अब आप करंट का बना दो। करंट क्या है यार, लीड कर रहा है कितने से, पाई बाई टू से। कितने से लीड कर रहा है, पाई बाई टू से, तो वो पहले से आएगा ना, ऐसे। आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, अब ऐसे बना सकते हो। क्लियर है। ये थोड़ा सा ना बोल्ड बना लेना, शायद दिख नहीं रहा होगा ऐसे। यहाँ से शुरू होगा, ये कौन शुरू होगा, यहाँ से करंट शुरू हो जाएगा। यहाँ से कौन शुरू होगा भाई, करंट, क्योंकि करंट इज प्लस पाई बाई टू है, तो पहले से है, लीड कर रहा है। क्लियर। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कंप्लीट साइकिल के लिए बोला था, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए बना दिया। आगे क्या बोल रहा है, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस एक्स वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, शोज दिस वेरिएशन ग्राफिकली। अरे भाई इसको ग्राफिकली दिखाना है, किसको, इसकी रिएक्टेंस को। जो डिवाइस हमने पता किया है, कौन सा डिवाइस पता किया है, कैपेसिटर पता किया है, तो उसकी रिएक्टेंस इज एक्स सी, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन। अभी करके तो आए हैं, ये देखो ना, सेम यही तो ग्राफ है, इसी तरीके का तो ग्राफ आएगा। क्यों आएगा, देखो ना भाई, एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा, यही होता है। एक मिनट रुको, कलर। अब एक्स सी जो है वो है 1/c ओमेगा। सी ऐसे कैसे लिख देंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो आप देखो एक्स सी और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स का रिलेशन, कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्स सी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस वही ग्राफ बनेगा जो पहले अभी बना हुआ है, पीछे जो बना हुआ है, यही ग्राफ तो बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द फॉर द डिवाइस एक्स। यार ये तो बहुत आसान है और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करवाया भी है। आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम कैसे बनाना है भाई, क्या है, सबसे पहले ओमेगा टी, या एक काम करो, सीधा आप वोल्टेज बनाओ। ये जा रही है हमारी वोल्टेज, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे बना दो। और साथ में इन्होंने लीड करना है, तो इधर बना दो। समझ में आई या नहीं, या एक्स एक्सिस के हिसाब से बनाओ। देखो कि यहाँ पे चला गया ओमेगा टी पे कौन, वोल्टेज, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लीड कर रहा है, तो इधर की तरफ प्लस पाई बाई टू पे अब बना सकते हो करंट। क्लियर है, यस और नो। वैसे मैंने नीचे क्यों बनाया, ऊपर की तरफ ही बनाना था, ऊपर की तरफ ही बनाना था यार। करंट एक मिनट, हम इसको बना के ही दिखा देते हैं यार, रुको। कई बच्चे अरे ये क्या, सेम, ये तो वही पेज ऐड हो गया। एक मिनट, ये वही है ना, ये तो पिछला ही ऐड हो गया ना। यहाँ पे बना देता हूँ मैं फेज़र डायग्राम, यहाँ पे बना देता हूँ फेज़र डायग्राम बनाने से पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो भी इसी इक्वेशन में दी हुई है, मतलब इस क्वेश्चन में दी हुई है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये दिया हुआ है। कैपेसिटर का केस यही होता है। चलो जी, हम सबसे पहले एक एक्सिस बना लेंगे। ये हमने एक्सिस बना लिए यार। अब वोल्टेज जा रही है कहाँ पे, इस एक्सिस पे जा रही है वोल्टेज, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जा रही है वोल्टेज, ये ओमेगा टी पे है ना, ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
अब इसको लीड कर रहा है करंट, तो करंट लीड कर रहा है π/2 से, π/2 से इसको लीड कर रहा है π/2 से। ये हो गया करंट, I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। वो मैंने नीचे की तरफ बना के दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके बेटा, ये हो चुका है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो पहले करवाया, ये वाला 18 वाला क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज करेक्ट? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। if the next reactance at the if the next reactance of the circuit becomes equal to the its resistance, then the current lead by 45 degree। अच्छा, at resonance the voltage drop across the inductor is more than the। अरे भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि पहला आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला भी क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। देखो जेड का जो फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का, वो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। इन्होंने क्या बोला कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, देखो XL क्या होता है, XL होता है L ओमेगा, XC क्या होता है 1/C ओमेगा, मतलब L ओमेगा इज कितना 2π फ्रीक्वेंसी, L बोल दो, ये 1/2π फ्रीक्वेंसी, आप बोल दो कितना L बोल दो, सॉरी C बोल दो ना इसको, तो ये कैपेसिटर का केस है तो C हम बोलेंगे। सॉरी एक मिनट रुको यार, ये एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ अब देखो ध्यान से देखना, अब इन्होंने जो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बोली ये करेक्ट है, बट किस तरीके से करेक्ट है। देखो अगर मैं F को क्या करता हूँ, अगर मैं F को स्मॉल रखता हूँ तो मुझे ये बताओ वैल्यू कैसी आ रही है। अगर मैं F को स्मॉल रखता हूँ तो वैल्यू कैसी आ रही है, जेड की वैल्यू कैसी आ रही है, ध्यान से देखना। अगर यार मैंने F को स्मॉल रखा, छोटा रखा, तो XL की वैल्यू छोटी, अगर मैंने F को छोटा रखा तो XC की वैल्यू बड़ी। ओवरऑल वो वैल्यू क्या आ रही है भाई, बड़ी ही आ रही है। देखो यार ये वैल्यू छोटी हो गई कोई बात नहीं, बट ये वैल्यू बड़ी आ रही है और उसका फिर क्या हो रहा है, स्क्वायर और ऐड हो रहे हैं इसमें, तो जेड की वैल्यू बड़ी ही आने वाली है। तो F की वैल्यू अगर स्मॉल तो जेड की वैल्यू क्या होने वाली है, लार्ज होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर F की वैल्यू मैं लार्ज रखूँ, अगर मैं F की वैल्यू लार्ज रखूँ तो जेड की वैल्यू कैसी आएगी, ध्यान से देखना। अगर मैं F की वैल्यू लार्ज रखूँगा तो XL की वैल्यू लार्ज आएगी, अगर मैं F की वैल्यू लार्ज रखूँगा तो XC की वैल्यू छोटी आएगी, छोटी हो जाएगी, समथिंग अपॉन बहुत छोटी, मतलब समथिंग अपॉन बहुत बड़ा नंबर है तो वो छोटा आएगा, ये छोटा आएगा। तो ओवरऑल जेड की वैल्यू कैसे आने वाली है, बड़ी आने वाली है। जेड की वैल्यू कैसे आने वाली है भाई, बड़ी आने वाली है। तो भाई ध्यान, ये वाली चीज़ शो करती है आपको कि F स्मॉल है तब भी जेड बड़ा है, F लार्ज है तब भी जेड क्या है, लार्ज है। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का आने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरीके का आने वाला है। ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पे जेड रखें और इधर फ्रीक्वेंसी रखें, इधर फ्रीक्वेंसी रखें, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। और ये जो केस होगा ना, ये रेजोनेंस का केस होगा। ये क्या होगा, रेजोनेंस का केस। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी छोटी है, फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, तो जेड उस टाइम पे मैक्सिमम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लार्ज है फिर भी जेड लार्ज है, बट एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे जेड मिनिमम होगा, और वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी। जेड मिनिमम पे क्या होता है, ये इज इक्वल टू आर हो जाता है, मैक्सिमम करंट होता है। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है। ये हो जाएगा L ओमेगा, ये हो जाएगा 1/C ओमेगा, C ओमेगा 1/C ओमेगा, वो चला गया ऊपर, तो ये बनेगा ओमेगा² LC। तो कौन सा है इसमें, पहला ही है, ओमेगा² LC, यही है। नेक्स्ट, द सेलेक्टिविटी ऑफ ए सीरीज LCR AC सर्किट इज लार्ज, AC करंट इज लार्ज व्हेन। भाई सेलेक्टिविटी क्यू फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/R अंडर रूट में L/C। देखो अगर हमें Q ज़्यादा चाहिए, मतलब पीक चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, तो L ज़्यादा होना चाहिए, तो L होना चाहिए लार्ज और R होना चाहिए स्मॉल। ये छोटा होगा तभी तो ये बड़ा होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या शो करता है, शार्पनेस शो करता है, मतलब
करंट कहाँ जाके मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना, करंट कहाँ जाके मैक्सिमम हो रहा है, तो एल होना चाहिए क्या, बड़ा, ठीक है। अब ये ऑप्शन ये भी है, बट यहाँ पे आर ना बड़ा है, आर तो अगर बड़ा हो जाएगा तो क्यू को छोटा कर देगा ना, तो इसलिए भाई आर स्मॉल होना चाहिए, नीचे है वो, तो इसका मतलब सी आंसर आप लोगों के लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है यार ब्राइटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, जब भी ब्राइटनेस की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी, ब्राइटनेस की बात होगी, तो एक चीज़ याद रखना, अगर करंट ज़्यादा है तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, ये याद रखना। अगर करंट कम है, किसी सर्किट में कम हो रहा है, तो ब्राइटनेस भी कम होगी, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या बोला इसने, इसने बोला है ए कैपेसिटर सी, ए वेरिएबल रजिस्टर आर एंड ए बल्ब बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, टू द AC main in circuit as shown. The bulb glow with the some brightness. The bulb glow with some brightness. जो बल्ब है वो ग्लो करेगा कुछ ब्राइटनेस के साथ. हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज. अब जो ग्लो है मतलब ब्राइटनेस है वो किस तरीके से चेंज होगी. पहला पार्ट, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ध्यान से, और कीपिंग रेजिस्टेंस आर टू बी सेम. इसको सेम रख रहा है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख रहा है. तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हें पता है कि ये कैपेसिटर के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक रख रहा है, तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से यार इंक्रीज हो जाएगी. अब एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा. अगर भाई साहब सी इंक्रीज हुआ, अगर भाई साहब सी इंक्रीज हुआ तो एक्स सी क्या हो गया, एक्स सी मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया. अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट तो इंक्रीज हो गया ना. तो करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है. ब्राइटनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखो, पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. द रेजिस्टेंस आर इज, अब रेजिस्टेंस आर को इंक्रीज किया जाता है, कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को सेम रखा जाता है. ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, इसको तो सेम रखा, इसको इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस तो इंक्रीज ही हुआ ना, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है. देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर. ठीक है, अगर मैं यहाँ से I बाय क्या निकालूँ, V बाय में R कर दूँ, I निकालूँ, R को इंक्रीज़ कर रहे हैं, R को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ बढ़ा रहे हैं, तो I डिक्रीज़ होगा ना, I डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, एक वैल्यू है ही है. तो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज़ ही हो रहा है, ओवरऑल टोटल इम्पिडेंस या टोटल जेड वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे करंट डिक्रीज़ हो रहा है. तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है. ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है. अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. करंट डिक्रीज़ होगा तो ब्राइटनेस भी यार डिक्रीज़ होगी. बात ही खत्म हुई. और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने पहले भी बहुत बार ये बताया बच्चों को कि यार ब्राइटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आंसर आप लोगों को पहले ही बताए गए हैं. द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव कैपेसिटेंस, आप लोगों को यहाँ पे इंडक्टिव, सॉरी नॉट कैपेसिटेंस, इज रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर विद द फ्रीक्वेंसी एफ, द AC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी शोन इन द फिगर. कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. भाई आप लोगों को L निकालना है, आप लोगों को क्या निकालना है, L निकालना है. ठीक है, क्या निकालना भाई साहब, L. अब XL का फॉर्मूला होता है L ओमेगा. ठीक है, XL का क्या फॉर्मूला होता है, L ओमेगा. तो आप लोगों को L निकालना है XL बाय में ओमेगा. अब यहाँ पे ना उसने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोल दी है. क्या बोल दिया भाई, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोल दिया ना. तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, कहीं ना कोई क्लू या कोई ना कोई पॉइंट हमें मिल जाए. कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज विद द कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यू एंड ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम एट 300 सेकेंड इनवर्स. मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस बतानी है.
तो अभी कर लेते हैं यार, वेरिएबल है तो हम थोड़ा सा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोलिए तो हम क्या करेंगे ना, गैप लेना शुरू कर देंगे। अब इसका क्या लेना शुरू कर देंगे, गैप लेना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमने ये चेंज ले लिया फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे हम चेंज ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करो, L इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन में 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल देखो, अगर मैं 300 और 200 का गैप लेता हूँ तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा मेरे पास 100। 300 माइनस 200 ये 100। अब 300 माइनस 200 के बीच में कितना एक्सएल है, 60 माइनस 40 20 है। यही तो लिखा मैंने, बस इसको सॉल्व कर लो। ये इससे कट और 2 ने इसको कट कर दिया, तो 1/π10 हो गया या 10 पाई हो गया। तो इसको आप लिख दोगे 1/10, 22 7 चला गया ऊपर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये बनेगा आप लोगों के पास 7 को डिवाइड कर देंगे 220 से, 0.318 कुछ इस टाइप में आंसर आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है, 0.0318 हेनरी, ठीक है, क्योंकि हमने एल निकाला है। इन्होंने हमें क्या पूछा था भाई, सेल्फ इंडक्टेंस पूछी थी, एल पूछा था, ठीक है। वेरिएबल था तो इसलिए थोड़ा स्लॉट हमें लेना पड़ा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यू। अब इस इंडक्टर को अगर हम एक अननोन वैल्यू के कैपेसिटर के साथ अगर यूज़ कर लें और साथ में एक रजिस्टर भी लगा दे 10 ओम का एट 300 सेकेंड इनवर्स। मतलब ये क्या बोल रहा है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी दे रहा है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आसान है, सुनना ध्यान से। क्या बोला है इन्होंने, बोला है व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज विद, मतलब ये जो इंडक्टर हमने निकाला है जिसकी इंडक्टेंस ये रही, इसको लगा दिया एक अननोन कैपेसिटर के साथ और एक वैल्यू जिसकी हम जानते हैं रजिस्टर की, उसके साथ सीरीज में, ठीक है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट। भाई यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, अगर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, क्योंकि जेड इज इक्वल टू आर होगा उस केस में। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। तो निकाल देते हैं। कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 1 बाय क्या, ओमेगा, नहीं XC क्या होता है 1 बाय ओमेगा C, यही होता ना, यही होता है, XC होता है 1 बाय ओमेगा C। अब तुम सबसे पहले ना यहाँ से क्या करो यार, वैसे इसको निकालने की ज़रूरत क्या है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है, रेजोनेंस पे हो रहा है मैक्सिमम पावर। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल होता है एल ओमेगा और एक्सी होता है 1 बाय सी ओमेगा। हमें निकालना है सी, तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर एल कर लो, ओमेगा स्क्वायर एल कर लो। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा एल। बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर आप लोगों के पास यही आने वाला है, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा बेटा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा 8.8 माइक्रो, मतलब 10-6 फेराड, ठीक है बेटा। तो ये आंसर आने वाला है। मतलब फॉर्मूला आप लोगों को C इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एल ऐसे यूज़ करना है। यहाँ से कंडीशन उठा देनी थी, ये जो मैक्सिमम की बात करी थी ना, यहाँ से कंडीशन मिल रही थी हमें और वो हमें मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कब है ये तो पता लगे, ये भी 19 में आया यार ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट। यार सिंपल सी बात है, रेजोनेंट सर्किट है, मैक्सिमम करंट होगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है कि उस टाइम पे पीक करंट होगा, वैल्यू जो होगी करंट की बहुत मैक्सिमम होगी, थोड़ी मतलब एग्जैक्ट आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ओके, हाउ इज़ इट रिलेटेड विद द क्वालिटी फैक्टर। भाई क्वालिटी फैक्टर के साथ ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, 1/R अंडर रूट में L बाई में C, या फिर आप वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर नीचे रजिस्टर वाले लिख सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बस ये वाला यूज़ कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। यूजिंग द ग्राफ गिवन इन द डायग्राम एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट इट, फॉर विच ग्राफ
इज़ द रेजिस्टेंस आर इज़ मिनिमम, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। पहली बात, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है, वहाँ पे मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट दर्शा रहा है। किससे शो करते हैं, इससे शो करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे किस आर की वैल्यू मिनिमम है। देखो यार, आर जहाँ पे मिनिमम होगा क्वालिटी फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो पीक ज़्यादा होगा, पीक ज़्यादा है मतलब शार्पनेस ज़्यादा होगी, मतलब करंट ज़्यादा होगा, करंट इज़ मैक्सिमम। तो आर कहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम, तो आर यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है, और ये मैक्सिमम है, क्योंकि आर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो क्यू कम होगा ना। अब ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। समझ में आ गई हैं चीज़ें। चलो जी, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, ए 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, 100 ओहम रजिस्टर एंड 8 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब LCR सर्किट की बात कर रहा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, ओके। इफ़ द पीक वोल्टेज ऑफ द EMF सोर्स इज 200 वोल्ट, कैलकुलेट द दिस। अरे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं जो इन्होंने बोला है। देखो यार, मैक्सिमम करंट कब हो सकता है, जब XL इज इक्वल टू XC हो, और उस टाइम पे आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी की एक कंडीशन आ जाती है 1/2 अंडर रूट में LC, ठीक है, यही होती है। तो 1/2 की वैल्यू 22/7 चला गया ऊपर, अंडर रूट में L कितना है 8, और C कितना है भाई साहब, ये रहा C 2 × 10⁻6 माइक्रो है ना। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 7, ये बनेगा 44, और ये बन जाएगा 16 आ गया अंडर रूट से बाहर, और ये -3 आ गया है ना। -3 को ऊपर भेज दो, 1 2 3 कर दूँ, और इसको डिवाइड कर लो। अब डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं फ्रीक्वेंसी यही आती है क्या, देखते हैं फ्रीक्वेंसी यही होती है क्या। पहले 44 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 176 आ गया। 7000 को डिवाइड करेंगे 176 से, 39 पॉइंट में आंसर आ रहा है आपका, और बिल्कुल सही आंसर है, इसने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ, ठीक है, 39.80 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज़ में है। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है भाई, नेक्स्ट क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट आप लोगों को बताना है। यार मैक्सिमम करंट कब होगा, जब Z इज इक्वल टू कितना होता है, R होगा ना। वोल्टेज कितनी बताई है उसने, 200 बताई हुई है, तो 200 हुई वोल्टेज, Z की वैल्यू उस टाइम पे कितनी होती है, R होती है, और R कितना है 100 है, तो 100 यहाँ पे लिखा, ये इससे कट, ये इससे कट, 2 एम्पियर आंसर आ गया। मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट है। ये रेजोनेंस की कंडीशन यही तो होती है, रेजोनेंट की कंडीशन में यही तो होता है कि भाई Z उस टाइम पे R के बराबर होता है, लगे सभी हैं बट उसका रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाता है टोटल। चलो नेक्स्ट, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। भाई एक निकाल लो, दूसरी भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। देखो XL क्या होता है, L ओमेगा, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी L, 2 की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, 2 × 22/7, फ्रीक्वेंसी कितनी है 39.80 हमने लिखी है, अभी निकाली है ना। और L की वैल्यू कितनी है यार, L की वैल्यू है 8, तो इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो ये बनेगा 2 × 22 × 39.80 इंटू करेंगे 8, 14,009.6 कुछ आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 2000 आंसर आ रहा है यार। कितना, 2000, एक कुछ है बट मतलब ये कैलकुलेटिंग पार्ट है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं ना बेटा, एग्जैक्ट जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2000 के अराउंड इसको मान लेते हैं कि हाँ भाई 2000 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। CBSE बोर्ड में भी 2000 आंसर ही माना है, तो हमने इसको 2000 मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से, उसने बोला है कि कहाँ पे, रेजोनेंस पे। अरे भाई रेजोनेंस पे XL इज इक्वल टू XC होता ही है, तो XC की वैल्यू भी 2000 ही तो है, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है बार बार। अच्छा ये हर्ट्ज़ क्यों लिख दिया, ये हर्ट्ज़ क्यों लिख दिया, तो रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस है, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2000 ही आने वाली है। चलो नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस पे पावर फैक्टर बताना है, पावर फैक्टर इज cos phi। क्या होता है, ये राज की बात होती है, ठीक है। और एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या होता है, Z इज इक्वल टू R होता है, तो
आर बाय आर हो जाएगा, ये इसको कट कर देगा, तो कोस फाई की वैल्यू मतलब पावर फैक्टर उस टाइम पे 1 होने वाला है। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट यार, चलो जी, क्लियर है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके भी सारे आंसर हमने पहले से बता दिए, तो अभी ध्यान से देखना क्या बोला है। एन अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, पहले इसको लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे इक्वेशन होता है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये 14 साइन ओमेगा, 1 मिनट, ओमेगा नहीं है, 100 है, 100 पाई टी लिख लेते हैं। ए पासिस, ये करंट जो है पास हो रहा है, पासिस थ्रू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 30 ओम है भाई। इंडक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2/5 पाई है हेनरी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड द इंडक्टर आप लोगों को निकालना है। मतलब आपको वी एल की वैल्यू निकालनी है और वी आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी एल की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे यार, हम सबसे पहले यहाँ पे निकालने वाले हैं यार किसकी वैल्यू, हमें चाहिए, जस्ट अ मिनट, अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों को दिया ही हुआ है। ठीक है, ए पासिस थ्रू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर ऑफ 30 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 2/5 पाई हेनरी। आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, अच्छा आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसकी, इंडक्टर की, जो कि क्या होगा, आईआरएमएस करंट होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, एक्स एल होगा, यही होगा ना, उसका रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली वी आर एम एस अगर हमें निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये होगा आई आर एम एस साथ में रजिस्टर, है ना, निकाल देते हैं। ध्यान से सुनना, अब इक्वेशन तुम्हें मिली हुई है। आई आर एम एस कैसे निकालेंगे यार, आई आर एम एस इज़ वेरी सिंपल, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 करेंगे, वैल्यू उसने खुद बोली है कि 1.4 ले लेना। तो आई नॉट कितना है, 14 है, 14 के नीचे 1.4 लिखेंगे तो ये शायद 10 बनेगा मेरे ख्याल से, है ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई नॉट इज़ कितना, 14 डिवाइडेड बाई 1.4, क्योंकि इसने खुद बोला तो 10 ही आ रहा। ठीक है, तो 10 एम्पियर आ गया भाई आई आर एम एस। अब वैल्यू रख लो यार, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे, 10 इंटू में एक्स एल, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, हाँ एल ओमेगा होता है, एल ओमेगा, तो 10 इंटू में एल, एल की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है, 2/5 पाई, और एल की ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 100 पाई दे रखी है। तो पाई से पाई कैंसिल, इसने इसको कट किया, ये कैंसिल, तो ये बनेगा यार आप लोगों के पास 4000 बन रहा है क्या, नहीं 4000 का बनेगा, 400 बनना चाहिए ना, 10 और 2 को मल्टीप्लाई किया 20, और 20 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 400, हाँ 400 आ रहा है। कितना आ रहा है यार, 400 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको निकाल लो, आई आर एम एस कितना भाई, 10 है, आर की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 300 बन गई, तो ये भी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यार आप निकाल सकते थे इसको, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये होता है यार आर बाई जेड, यही होता है, आर बाय जेड होता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने कोई कंडीशन तो नहीं बोली है ना हमें, इन्होंने हमें कोई भी कंडीशन नहीं बोली है। आर बाई जेड, तो आर तो दिया हुआ है, जेड हमें निकालना पड़ेगा। जेड कैसे निकालेंगे, जेड निकालेंगे आर का स्क्वायर प्लस कौन से हैं, दो ही चीज़ दी है, रजिस्टर और इंडक्टर दिया, तो एक्सएल का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आर का स्क्वायर इज़ कितना, 300 का स्क्वायर कितना होगा, 300 का स्क्वायर 900, सॉरी 300 नहीं 30 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर। एक्सएल कितना होता है, एल ओमेगा, एल कितना है 2 पाई, 2/5 पाई, और ओमेगा इज़ 100/100 पाई, ये से कट 5 2 कट गया, तो ये 40 बन रहा है। हाँ, तो 40 का बनेगा 1600, तो जेड की वैल्यू आएगी
2500 अंडर रूट को कट करेंगे तो 50 आ रही है। ठीक है, पावर फैक्टर आर बाई जेड, आर दिया हुआ कितना 30, जेड कितना भाई 50, तो इससे कट 3/5 आ रहा है, आंसर मैच हो गया। क्लियर? ठीक है, एकदम से ओके, एकदम से ओके। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ए सी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट से बना हुआ है, बना लेते हैं 2 एलिमेंट, एक है भाई साहब एक्स, एक है भाई साहब वाई। ठीक है, अच्छा ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा वीडियो लग रहा है। रे ऑप्टिक्स में हम पार्ट्स डिवाइड करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन के मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर कराऊंगा, फिर रिफ्रैक्शन के कराऊंगा, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कराऊंगा, ऐसे एक ही वीडियो में करा दूंगा तो वो काम चलाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, द करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज इन फेस बाय π/4, करंट π/4 से आगे है। इफ़ एक्स इज़ ए प्योर रजिस्टर, एक्स को तो रजिस्टर बोल दिया जिसकी वैल्यू 100 ओम है, और करंट यहाँ पे कैसा है π/4 से आगे, तो भाई ये वाई जो है वो कौन है, वाई कैपेसिटर ही हुआ, वाई यहाँ पे कौन है, कैपेसिटर हुआ, तो नेम ऑफ द एलिमेंट बताना था वाई का, वो कैपेसिटर हो गया। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 141, आपको IRMS निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, IRMS निकालना है, जिसको आप VRMS, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, और नीचे आप इसको या तो ऐसे भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस लिख दीजिए पूरा। एक मिनट रुको, हम यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल लें क्या पहले, क्योंकि हमें पूरा का पूरा रेजिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, यहाँ पे पूरे का पूरा रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये सीधा हमें बात कर रहा है कि कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इफ़ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ 141 वोल्ट, 141 वोल्ट। एक मिनट रुको, हम इसको कुछ दूसरे तरीके से करते हैं, एक मिनट रुकना। क्या हम इसको ऐसे करें, IRMS क्या होता है, I0/√2, है ना, और आई को फिर से वही लिखेंगे यार 4 के हिसाब से, हाँ मुझे लग रहा है कि करना ही पड़ेगा हमें ये। हम यहाँ पे ना जेड की वैल्यू ही निकालेंगे, तो VRMS अपॉन में जेड। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे π/4 दे रखा है, कौन कौन है, एक है आप लोगों के पास रजिस्टर, एक्स एलिमेंट रजिस्टर है, वाई एलिमेंट कैपेसिटर है, तो आप यहाँ पे 10 π/4 जो है उसको बोल सकते हो कि वो XC अपॉन में R के बराबर है। हाँ, तो ये 1 हो गया, तो R की वैल्यू हुई XC के बराबर ही। ठीक है, R की वैल्यू हुई XC के बराबर ही, तो Z आप ऑटोमेटिकली अब निकाल लोगे। अरे भाई इधर गया VR है, इधर आपका VL है। ठीक है, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ये अगर π/4 है यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्या चीज़ 10, ये निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि R = XC आ चुका है, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू कितनी है यार 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको कर लो, ये बना 10 की 4, ये बना 10 की 4। ठीक है, ये बना 2√2 × 10⁻², ऐसे बन जाएगा। हाँ, तो इसको डिवाइड कर दो, ये हुआ 141, जेड की वैल्यू इज़ √2 × 10⁻², या मतलब 100 लिख दो। अब इसको लिख लो ऐसे 141 अपॉन में इसको 1.4 लिख लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, इसका 10 ऊपर लगा दो, बात ही ख़त्म करो, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको आप इससे कट कर दो, इससे कट कर दो, तो ये बना आप लोगों के पास कितना 1410 डिवाइडेड बाय 1411 है, 1411 डिवाइडेड बाय 1410, तो 1.100 आ रहा है आंसर। तो ये हमारा आंसर रहेगा यार 1 एम्पियर ही रहने वाला है। ठीक है, करंट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, वही तो निकाला था हमने। व्हाट विल हैपन इफ़ द AC सोर्स इज रिप्लेस बाय DC, ये आप लोग बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे यार, ये ऑलरेडी बहुत बार मैंने बताया तुम्हें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना इसका आंसर। नेक्स्ट,
शो दैट एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डेसिपेट पावर इन एन एसी सर्किट। भाई वोल्टेज एंड करंट इंडक्टर के केस में क्या होते हैं, π/2 से आगे पीछे होते हैं, मतलब वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर सॉरी हमें पावर बतानी है ना, पावर डिसिपेट, तो VRMS IRMS cos फाई होता है, तो cos फाई यहाँ पे कितना π/2, तो P कितना हो गया 0 हो गया, तो इस तरीके से शो हो गया, बात ही खत्म हुई। 2 नंबर आप लोगों के पक्के। अरे भाई आपको पावर डिसिपेट तो निकालना था, कितनी डिसिपेट हो रही है, तो वो आप कैसे बता दोगे। इन्होंने बताया कि आइडियल की तरह बताओ, आइडियल की तरह कैसे बता सकते हो कि V और I के बीच में π/2 का डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, तो cos π/2 इज 0, तो दैट्स वाई पावर जो है वो 0 है। नेक्स्ट लेमिनेटेड, वैसे ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, बट जो इसके अंदर आंसर आ रहा है वो ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जो डिलीटेड है। लेमिनेटेड आयरन शीट्स आर यूज टू मिनिमाइज डैश करंट इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, तो भाई एडी करंट, कौन सा करंट, एडी करंट, ठीक है, 2020 में आया था। नेक्स्ट है इन ए स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेन गिविंग रीजन द फॉलोइंग फैक्ट्स। आपको ये अलग अलग चीज़ें बतानी है। द आउटपुट करंट इज लेस देन द इनपुट करंट। देखो आप लोगों के पास एक रेशियो होता है, ए की बात करते हैं, प्राइमरी करंट अपॉन में सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला द आउटपुट करंट इज लेस देन द इनपुट करंट, कि जो आउटपुट करंट है ना वो लेस होता है इनपुट करंट से। भाई देखो स्टेप अप की बात कर रहे हैं, स्टेप अप की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। तो आप देखो यार IP और NP में रिलेशन इनवर्स का है, सिमिलरली NS और IS में इनवर्स का है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है, ठीक है, तो इनपुट करंट ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी की बात करूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन सॉरी करंट इन सेकेंडरी की मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा है तो करंट उसका कम है, तो दैट्स वाई जो है ए, इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। द आउटपुट करंट इज लेस देन द इनपुट करंट। द आयरन कोर इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस, ठीक है। चलो जी, थर्ड द इनपुट पावर इज़ मोर देन द आउटपुट पावर। हाँ यार इनपुट पावर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, आउटपुट पावर से। क्यों, क्योंकि भाई कुछ पावर जो है वो हीट की फॉर्म में भी तो चली जाती है, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन था भी नहीं। नेक्स्ट, अच्छा यार ये आपको खुद करना है, आपको ड्रॉ करना है डायग्राम किसका, डिवाइस विच इज़ यूज टू डिक्रीज हाई AC वोल्टेज इनटू लो AC वोल्टेज, तो ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं यार, ठीक है। देखो क्या बोला इसने, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिक्रीज हाई AC वोल्टेज, हाई टू लो जा रहे हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, किसकी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, लॉसेस करवा रखे हैं, सब कुछ करवा रखे हैं, थ्योरी है, तो भाई ये नहीं है कि मैं उसको बार बार यहाँ पे भी करवाता रहूँगा, तो उसको वन शॉट से देख लेना एक बार, सीधा बस वन शॉट पे जाना और जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लास्ट में करवा रखा है वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा देता हूँ। ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक प्लांट है, ये क्या है भाई, एक इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक प्लांट एक पावर जनरेट करेगा और इसको देगा एक टाउन को, किसको देगा, एक टाउन को देगा, ठीक है। क्या है टाउन की डिमांड, 1200 किलोवाट आनी चाहिए इसकी पावर, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट पे वो जनरेट कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन, यहाँ पे 2 वायर लगी हुई हैं, यहाँ पे 2 वायर लाइन लगी हुई है, 2 वायर लाइन कैरिंग पावर 0.5 ओहम पर किलोमीटर, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस 0.5 ओहम पर किलोमीटर है, 0.5 ओहम पर किलोमीटर है। और ये कितने किलोमीटर की है भाई, 20 किलोमीटर की वायर है, 20 किलोमीटर की,
मतलब एक तरीके से आप 40 किलोमीटर के लिए रेजिस्टेंस की बात करोगे। ओके, द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4220 वोल्ट स्टेप डाउन। मतलब यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 4000 वोल्टेज को 220 करके दे रहा है इनको, ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड है भाई, ठीक है, 220 करके दे रहा है। ओके, मतलब लाइंस के अंदर 2000 वोल्ट 4000 वोल्टेज आ रही है, वो किसको मिल रही है, वो मिल रही है टाउन को। ओके, द हाँ हाँ स्टेप डाउन बोला है। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपको लाइन लॉस निकालना है, मतलब क्या पावर जो लॉस हो रहा है वो निकालना है। भाई टाउन को 1200 किलोवाट पावर चाहिए, तो रिक्वायर्ड पावर होगी ना, ये रिक्वायर्ड पावर हो गई है, ठीक है। रिक्वायर्ड पावर क्या होगी कि उसको वोल्टेज और करंट के चाहिए। वोल्टेज कितनी आ रही है भाई टाउन के लिए, वोल्टेज पीछे से कितनी आ रही है भाई, यहाँ से इनपुट हो रही है ना, यहाँ से इनपुट हो रही है और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो रही है। मतलब यहीं पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक तरीके से, मतलब 4000 मिल के 220 मिल रही है। तो ये हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं पहले, फिर ही तो हम हीट निकाल देंगे। तो देखो यार 1200 किलो कितना है, 1030 हो गया, और सॉरी 10 3 हो गया। वी कितना है 4000, करंट निकाल लेंगे जो उसके पास आ रहा है, करंट निकालेंगे। तो 1200 नीचे आ गया 4000, यहाँ पे 10⁻³ इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो 4000 में से आप इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, और इवन इसको भी एक कट कर दो। तो ये बना 4 3 12, तो ये बना 300 आई, मतलब 300 एम्पियर जो है हमारा करंट हो गया। इस लाइन में जो करंट आ रहा था, इस लाइन में जो करंट आ रहा था वो 300 एम्पियर हो गया, मतलब IRMS आप बोल सकते हो 300 एम्पियर। अब हीट निकालनी है तो I²R करना होगा। अब R कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, लॉस तो वहीं हो रहा है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन तो साफ पता लग रहा है 0.5 किलो पर किलोमीटर है, 0.5 पर किलोमीटर है भाई। तो आप क्या करो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बता दोगे कि ये 10 ओहम एक लाइन का है, तो टोटल रेजिस्टेंस 20 ओहम हो गया ना। तो आप यहाँ पे करो मल्टीप्लाई 300 इंटू 300 इंटू R करो, तो ये कितना बनेगा, 3 3 9 हो गया, 9 और 2 18 हो गया, ये हो गया, और 1 2 3, तो किलो लिख दो इसको। हाँ जी बताओ यार, ये पावर लॉस ही तो निकालना था, पावर लॉस निकालना था हीट की फॉर्म में। तो 1800 किलोवाट आ गया, 1800 किलोवाट आ चुका है हमारे पास। अब कई बच्चे होंगे कि यार ये वाली चीज़ को हमें क्यों जरूरत थी। अरे भाई कोई चीज़ आ रही है, मान लो ये कमरा है, इसके अंदर लाइन आ रही है, उस लाइन में कितनी वोल्टेज आ रही है, 4000 वोल्ट आ रही है, और मुझे यहाँ पे 220 मिल रही है। मेरी पावर रिक्वायरमेंट है कितनी, 1200 किलोवाट है। तो मैं करंट निकाल लूँगा ना, और हिसाब लगा लूँगा यार पावर में कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि मुझे पता होगा ना कि पावर में I² हो जाए और R हो जाए तो मुझे लॉस पता लग जाएगा। तो मैंने पहले करंट निकाल लिया कि कितना करंट मेरे पास आ रहा है, वो निकाल लिया सबसे पहले। और वो कैसे निकला, पावर जितनी आ रही है कितनी वोल्टेज से आ रही है, वो 4000 से आ रही है यार, और आई निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास भाई साहब सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, 2019 में आए दिल्ली 2019 के अंदर। क्लियर है बेटा। तो बस अभी के लिए इतने ही हैं ये क्वेश्चन, और मैंने बताया ना कि भाई इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा है, नहीं तो बहुत छोटा होता, ठीक है। बस मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, बट नहीं, क्योंकि ना फिर कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। चलो यार, अभी इसके बाद आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर EM वेव का, बहुत जल्द वो भी अपलोड होने वाला है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।